आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी कॉमन सिविल कोड की। लंबे वक्त से इस बात की डिमांड होती रही है कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सब के लिए बराबर हो और जिसको सब माने। और बहुत सारी बातें होती हैं इस मसले के ऊपर। दिल्ली बीजेपी के एक लीडर हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पर PIL दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस मसले पर हुकूमत या फिर पार्लियामेंट ही कोई फैसला करे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया और कहा कि यहाँ पर चूंकि सभी मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मजहब की रसूमात जो है वो अदा करने की बराबर की इजाज़त है और आइन जो है सबको बराबर के हुकूक देता है, तो लिहाजा इस मसले पर अगर कोई कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी कोई बयान इस मसले पर नहीं आया है। लेकिन अलग अलग तंजीमों की जानिब से और बीजेपी पार्टी उसके कुछ लीडरान की तरफ से इस तरह की डिमांड्स लगातार उठती रही है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो बनाया जाए। और बहुत सारे जो है इस मसले के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ इसके फेवर में है और कुछ अगेंस्ट है। और बात ये भी हो रही है कि कहीं पर्सनल लॉ जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। बहरहाल क्या है इसके नफ़े नुकसान, क्या कुछ मसला है ये, और इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूँ। हमारे साथ हैं सबिश्ता गफ़ार साहिबा, वीमेन एक्टिविस्ट हैं और NGO भी चलाती हैं और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लंबे वक्त से काम करती रही हैं। इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं शरीफ अंसारी साहब, आप कांग्रेस से ताल्लुक़ है इनका और OBC एक जो वहाँ पर डिपार्टमेंट है उसका जो है ज़िम्मा ये संभालते हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही मौजूद हैं गिरीश जोयल साहब, चीफ एडिटर हैं पैगाम मादरे वतन, एक अखबार निकलता है उसके, और RSS से भी आपका ताल्लुक है और उनकी तरफ से भी लगातार इस बात की डिमांड होती रही है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो क्यों यहाँ पर लागू नहीं किया जाता। और साथ ही मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके मेंबर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और पहला सवाल आपसे ये कि ये जो कॉमन सिविल कोड है ये है क्या असल में, और क्यों जो है इससे डर लगता है सबको, चूंकि इसकी डिमांड जो है वो लंबे वक्त से होती रही है और बीजेपी ने लंबे वक्त तक इस मसले के ऊपर सियासत की है और ऐसा भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं वोटों को पोलराइज करने की भी एक ज़माने में कोशिश हुई थी। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जमहूरी मुल्क है और यहाँ की गंगा जमनी मुश्तरका तहजीब है। यहाँ मुतनव्वा कल्चर और सकाफ़त के लोग रहते हैं और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। अगर किसी के कल्चर पर, किसी के सकाफ़त पे, किसी के मजहबी आज़ादी पर हमला करने की कभी भी अगर कोशिश की जाए तो इस मुल्क की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी इस तरह की जो भी कोशिश की गई किसी भी पार्टी की जानिब से या किसी भी एक्टिविस्ट की जानिब से, वो कोशिश नाकाम रही। जहाँ तक आर्टिकल्स की बात है या कानून की बात है, बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 तक फ्रीडम, 28 तक जो 25 से 28 तक मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। लेकिन जो लोग इस तरह के डिमांड करते हैं वो एक दूसरे आर्टिकल का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिकल 44 में जो है ये कहा गया है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि सिविल कोड को नाफिज करे। अब वो क्या है, ये अलमिया सबसे बड़ा ये है कि आज तक सिविल कोड का कोई डेफिनेशन नहीं बना किया गया। सिविल कोड का क्या मतलब होता है, सिविल कोड क्या हिंदुत्व के नज़रियात को लागू करना ये सिविल कोड है, या सिविल कोड किसी पार्टिकुलर रिलीजन की बुनियाद पर बनाया जाएगा, इस्लाम के मुताबिक बनाया जाएगा, हिंदुज़म के मुताबिक बनाया जाएगा। सिविल कोड कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ जो है सिर्फ शादी ब्याह से मुतालिक जो चंद चीज़ें हैं उसमें जो है बराबरी पैदा की जाएगी, निकाह तलाक वगैरह या विरासत वगैरह का जो मसला है उसमें बराबरी पैदा की जाएगी और दूसरे जो मजहबी आज़ादी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाज़ लोगों का ये कहना है, लेकिन उसका आज तक कोई ड्राफ्टिंग नहीं हुई है किसी की भी जानिब से। RSS के लोग जो बताए या BHP के लोग बताए, किसी की जानिब से कोई ड्राफ्टिंग नहीं हुई है। और ये ऐसा मुल्क है जहाँ ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जहाँ मुसलमानों में एक शादी दो शादी की दूसरी शादी की आज़ादी हासिल है, दूसरे कौम में उस तरह की आज़ादी नहीं है। तो उसी तरह से आप देख लेंगे कि साउथ इंडिया में जो है मामू और भांजी में शादी की आज़ादी हासिल है। तो किस तरीके से इसको लाएंगे एक प्लेटफार्म पर और एक तरीके से एक कानून के मुताबिक लाने की कोशिश करेंगे। आपको नागा का देख लीजिए, मणिपुर का देख लीजिए, वो लोग बिल्कुल अलग पर्सनल लॉ का डिमांड करते हैं, अलग कानून है उन लोगों का, अलग एतबार से वो चलते हैं। तो उन लोग इस तरह से ये मुल्क एक ऐसा है जहाँ हर तरह की तहजीब, हर तरह की सकाफत के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतने मज़ाहिब के लोग और इतने कल्चर और सकाफत के लोग कहीं और नहीं रहते होंगे। यही इस मुल्क की खूबसूरती है और इसको छेड़छाड़ की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सबिश्ता गफ्फार साहिबा, जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो जो उसके नफ़े नुकसान होंगे उनका पता बाद में चलेगा, लेकिन एक खातून होने के नाते आपके जहन में क्या आता है कि अगर कॉमन सिविल कोड बनता है तो ख़वातीन के हुकूक के ऊपर क्या कुछ उसका असर होगा, या उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसका क्या असर होगा? क्या उनके जो हुकूक की पामाली अगर होती है तो क्या वह बंद हो सकती है? आपको लगता है, उम्मीद है इस बात की?
सिविल कोड से देखिए मज़हब ने भी हमारे को विमेंस को, खासकर मुस्लिम विमेंस को, अगर हम सूरह निसा को पढ़ते हैं या बाकी कुरान शरीफ में वाज़ह तौर किया गया है, जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि प्रॉपर्टी राइट्स है या शादी का है या बाकी चीज़ों का, उसमें तो बहुत आज़ादी है शरीयत तौर से, क्योंकि हमारी जो किताब है कलाम पाक है वो जो पर्सनल लॉ बना है वो तो कुरान पाक के ही बुनियाद पे बना है, उसको फॉलो करना है कि जो फॉलो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आज़ादी तो बहुत है, आज़ादी तो बहुत है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे हमें अपने कल्चर और अपने रिलीजियस आर्टिकल 25 to 28, 29 रिलीजियस को हमें कल्चरल की आज़ादी है। इसीलिए तो हमारे जो आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया है और इस आइन को बनाया है। वी हैव टू फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, क्योंकि ये इसमें हर मज़हब को आज़ादी है और उसको इन चीज़ों से सोच विचार करके, क्योंकि हर तरह के लोग उसमें, जैसे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, वो तो मौलाना थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रेन्स आए हैं जिन्होंने चीज़ों को डिस्कस करके ही इस आइन को बनाया, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे गिरीश जुएल जी, चूंकि ये डिमांड जो है, आप ठीक है कि अखबार भी निकालते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक जो है वो आरएसएस से है और वहाँ से सबसे ज़्यादा डिमांड होती रही है। बीजेपी जो है लंबे वक्त तक एक तरीके से कहा जाए सियासी गेम भी बीजेपी ने खेला था इस इशू के ऊपर, और कहा था कि अगर हम हुकूमत में आए और मरकज़ में अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम कॉमन सिविल कोड को जो है वो नाफिज कर देंगे। ठीक है, वो कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं हुकूमतों की अपनी अपनी। लगता क्या है, क्यों जो है आप लोग इस तरह की डिमांड करते रहते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए? भारत का संविधान जो है व्यक्ति को धर्म के आधार पर जी नहीं मानता, वो तो ये मानता है कि प्रत्येक भारत का बराबर का नागरिक है। कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इंसाफ देना पड़ेगा भारत में रह रही मुस्लिम महिलाओं को। जैसे हलाला का मामला है या मुत्ता का मामला, ये जायज़ तरीके से हिंदुस्तान में नाजायज़ काम होता है और कहीं ना कहीं नारी के साथ में, क्योंकि भारत का बाकी सारा समाज जो है नारी को बड़ा पूजनीय मानता है, तो नारी के साथ इस तो तरह नारी के को पूजनीय जो है वो तो इस्लाम मजहब के लोग नहीं इस तरह के मानने वाले भी मानते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी एक नारी के साथ हो जायज तरीके से नाजायज, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय पर भी अपने पर्सनल लॉ को क्लियर होना चाहिए और उनको महिलाओं को न्याय देना चाहिए। तो क्या सिर्फ महिलाओं को जो है वो उनके हुकूक दिलाने के लिए जो डिमांड होती है, और बहुत सारी चीज बात है, और भी मैं पूछ रहा हूँ और बहुत सारी क्या है भाई जो जिनके वजह से अभी पीछे पड़े हुए हैं सब लोग। पीछे पोलियो का अभियान चला था, तो पोलियो के ड्रॉप्स लेने में कहीं ना कहीं दीनी नेताओं ने जो है जगह जगह पर प्रचार किया कि ये नहीं लेना चाहिए, जबकि उससे सबको पोलियो मैं मतलब ऐसे मस्जिदों में बाकायदा ऐलान होता है कि भाई भविष्य की बात तो नहीं बता सकता, आपको पीछे की बात बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो देश की तरक्की से जुड़े हुए हैं, देश की उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत सामने आ जाता है। तो ऐसे सब मामलों में जो है पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने को स्पष्ट करना चाहिए। और मेरा मानना है कि मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ बोर्ड जो चलता है, और भी कई मजहब मांग कर रहे हैं कि हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड चलने चाहिए। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी आबादी है और बेहतर तरीके से वो टैकल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं करी हैं। शरीफ अंसारी साहब, आपको क्या सियासी पहलू क्या नजर आता है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक बड़ी तंजीम है, एक बड़ा संगठन है, कुछ लोग हैं जो अपनी सियासी जो है वो रोटियां सेकना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, इस मसले के ऊपर जज्बात से खेलना चाहते हैं या जज्बाती इशू बना देते हैं, यही सिर्फ मसला है या वाकई बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं ये लोग जो डिमांड करते हैं कॉमन सिविल कोड की कि भाई मुस्लिम तबके की जो ख़वातीन हैं उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, जबकि ऐसी शिकायतें इक्का दुक्का कहीं आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर घर में इस तरह की बात हो रही है, और अगर ये मुस्लिम तबके में शिकायतें आती हैं तो दूसरे मजहब के लोगों के यहाँ भी जो है इस तरह की कुछ ना कुछ शिकायतें, उनके हुकूक की पामाली होती है, सब जगह है। तो शरीफ अंसारी साहब, यही मेरा सवाल है कि क्या लगता है आपको इस तरह की डिमांड करने वाले जो हैं वो कितने ईमानदार लगते हैं अपने जो है अपने मसले मसाइल को लेकर के, इन खास तौर से जो ये बात कहते हैं कि हम जो है ख़वातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं? ईमानदारी नजर आती है? आप देखिए जो है सियासी बातें हैं, देखिए जनाब, ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि साहब हम सिविल कोड नाफिज कर रहे हैं, हम मुस्लिम ख़वातीन की हक की अदायगी करेंगे, दर हकीकत ये है कि सिर्फ इनकी एक सियासी रोटी सीखना है और अपने आप को किस तरीके से ये प्रोजेक्ट करें। दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के आज तक जितने आरएसएस के लीडरान रहे हैं,
सब ने हमेशा चाहा कि मुसलमानों को किसी तरीके से दबाया जाए, इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ पे किसी तरीके से हमला किया जाए, इसको बंद किया जाए। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई किसी का जाती नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में वो सिर्फ कुरान और कुरान के ही नुक्ते नज़र पे एक एक लफ्ज़ अगर उसका बना है, एक एक कानून अगर बना है तो सिर्फ कुरान के पहलू पे बना है, उनकी अच्छाइयों पे बना है, बुराइयों से हट करके बना है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे अपने हुकूक का मजर है। आपको आप अपना क्रिश्चियन का बनाइए, बुद्ध का बनाइए, किसी और का बनाइए, हमें इससे गरज नहीं है। हमने जो बनाया है वो कुरान के नज़र में हिंदू ही भी अपना बनाया बना है, सकते हैं, बस। उसमें कहीं कोई दिक्कत ये नहीं। हमारा कहना है। और ये लोग सिर्फ अपनी सियासी ही रोटी सेकना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है। ईमानदारी आपको नहीं लगती कि कतई भाई ये एक बहुत ज्यादा परसेंट ईमानदार ईमानदारी है? तो बहुत दूर तक नहीं है भाई इनकी। क्या आज जो जी भी ऐसा है कि मतलब आज जो भी क्योंकि होता है, आप इनके- कह रहे हैं कि मुस्लिम इनके जो खवातीन सुलझे जो हुए है- लोग हैं, इनके जो सुलझे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी आज तक बात नहीं किया। हमेशा उन्होंने जो भी बात की, भाई ठीक, हमारे नंबर 1 पे अगर है तो हिंदुस्तान का आइन है कि हम इस मुल्क के आइन को चेंज कर देंगे, ऐसा मुमकिन है? इनकी कोशिशों पे हमेशा पानी फिरा है और फिरेगा मुस्तकबिल में। फिर जी, ये जो मंशा है डिमांड करने की, ये उस मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये लोग जो है मुस्लिम खवातीन के हुकूक की बात नहीं कर रहे हैं या उनको लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है या बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं है। इनको तो सिर्फ बात करनी है, अपना जो संगठन है, जो तंजीम है या जो सियासत है उसको चलानी है। ऐसा मेरे इस विषय में कहना है कि काम तो ये दीनी मामलों के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत का जो बाकी नागरिक है जो इस्लाम से नहीं जुड़ा हुआ, उसके मन में कुछ भावनाएं उठती हैं। उस भावनाओं के नाते मैंने ये विषय कहा कि उनको ये बातें बुरी लगती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये अन्याय हो रहा है। तो इस विषय में तो सोचना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों को सोचना पड़ेगा, उन्हीं को ही बनाना पड़ेगा। मैं तो एक अपील कर रहा हूँ कि इस विषय में भी मुकम्मल तरीके से उनके साथ इंसाफ हो, ऐसी कुछ चीज़ें सर जोड़ के करें। हमारे यहाँ क्या है कि कुल न मिला करके हमने जो जाना है उसमें ये है कि कहीं ना कहीं कुरान में सारी चीज़ें होती हैं, या फिर अगर उसके बाद में अगर कोई है तो सुन्नत और हदीस के आधार लेकर के करते, नहीं तो अगर कोई चीज़ काल बहारे हो गई है तो सर जोड़ करके सब लोग अपना विषय बनाते हैं। तो इसमें मुस्लिम समाज को अपने अंदर कुछ ऐसी रचनात्मक चीजें लानी पड़ेंगी जिसके कारण नहीं, से वो तो जो बहुत personal भारत चीजें हैं में ना, अन्य मजहबों के लोग देखिए, जो जहाँ रह रहे हैं शादी उनको ब्याह का बुरा मसला नहीं होता है, जहाँ शादी ब्याह का मसला होता है, वहाँ पर वो पर्सनल लॉ है उसका वो सहारा लेते हैं। मैं लेकिन कहीं अगर भी- कहीं कोई मैं कहीं भी खून इस- हो रहा हाँ, है, कहीं कहीं पर चोरी भी। हो रही है, तो किसी के साथ इसलिए ज्यादती हो रही है, उसके जो लिए तो कोई- वो कानून का सहारा लेते हैं ना। बिल्कुल। अब ये जो उसमें तो इस्लामी जायज कानून को तरीके कहीं से नाजायज वो काम होता इस्तेमाल नहीं है, करते। इस पर भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं एक इंटरवेंशन करना चाह रही हूँ। ज़्यादातर इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज़्यादातर ये फोकस किया जा रहा है कि औरत पे जाती हो रही है, औरत पे वायलेशन हो रहा है वो। लेकिन शायद ये चीज़ मैंने आज से 3 साल पहले तो मैंने एक किताब की इसी वजह से कि ये अवेयरनेस समाज में आए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया एंड इस्लामिक राइट्स ऑफ वीमेन। इसमें देखिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें अगर किसी को कुछ मैट्रिमोनियल केस है, कुछ तलाक वगैरह का है, लेकिन अगर उस पर वायलेशन हो रहा है, अगर तलाक का मामला है तो पर्सनल लॉ के ही तौर पे वो सॉल्व हो जाएगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर उस वुमेन पे वायलेशन होता है, वो दूसरे मजहब के विमेन, तो वो जैसे अपना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, लोग खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो जो कह रहे हैं कि मैंने तो ये औरतों कहा पे है, जाती की इसमें जा रही विचार है। करके इसमें और मुझे उसको और एक चीज़ से करना इजाफा करना पड़ेगा। है। इसमें जी, मुझे जी। हैरत हो रही है कि अगर मुस्लिम खवातीन की हक तलफी अगर हो रही है कहीं पर, तो आप लोगों को शायद तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर के, इसलिए चाह रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को की हक तलफी हो रही लेकिन है। आप मैं देख समझता हूँ कि लीजिए, मुस्लिम जितना खवातीन, women आप को ये देख property लीजिए, rights आपने है, वो तो किसी और मजहब में नहीं है। जितने आप देख राइट्स लीजिए, इस्लाम ने दिए हैं, इस्लाम आप उतना उसको कहीं दूसरे पे नहीं मजहब से है। उसका अगर कि तकाबुल इस्लाम करें, ने तो इनको दिए हैं, इनको इनको इनका ये कहना है, मुसलमान हाँ, परिवार उसको तो प्रैक्टिस में implement कितना नहीं है? करता। प्रैक्टिस में कितना है वो? दैट इज अ ह्यूमन राइट और कुछ उसका वायलेशन। सिविल कोड से क्या ताल्लुक है? वो कुछ ह्यूमन ऐसी राइट चीजें वायलेशन हैं है। जिन पर काम करने की मुझे लगता है कि जरूरत है। अच्छा ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉमन सिविल कोड की लगातार जो बात होती है, जो डिमांड होती है, उसके जो मंशा है वो तो बहरहाल उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शक भी करते हैं कि भाई ये सियासी पहलू है या फिर क्या है, इनका मकसद क्या है, क्यों चाहते हैं, ये कितना ईमानदार है अपनी इस डिमांड को लेकर के। लेकिन खवातीन के नज़रिए से जो है, क्या वाकई खवातीन के जो हुकूक हैं उनकी सच में पामाली होती है, या फिर कुछ और भी इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के मुस्लिम तबका जो है वो बेचैन रहता है, क्योंकि जो शरिया कानून है लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बहुत सारी और बातें होंगी, एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड भी इसको कहा जाता है, और लगातार डिमांड होती रहती है कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए। क्यों लागू करने की डिमांड करते हैं लोग और क्यों इसकी मुखालफत होती है? क्या वाकई ही जो शरिया कानून है उनके साथ छेड़खानी की जा रही है या की जाने की कोशिश हो रही है? क्या नफ़े नुकसान है, क्या बातें हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं लगातार। शफीस्तान गफ्फार साहिबा, क्या कहती हैं आपको जो ख़वातीन की बात होती है लगातार, चूँकि आप जाती हैं हमेशा, हाँ, क्या वाकई ही ख़वातीन के हुकूक की पामाली हो रही है? सच्चाई क्या है? विमेन हमेशा डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस की, अनइक्वलिटी की शिकार है हर मजहब में। और उसके बाद अगर वो मुसलमान विमेन है, क्योंकि जैसे सचर कमेटी की रिपोर्ट से ये चीज आई है कि वो मजहब में नहीं है, हर सोसाइटी में है। नहीं, मजहब में भी है। आप देखिए आप देखिए पारसीज इतने एडवांस है कि हर मजहब के मानने वालों में, हर सोसाइटी में कहिए उसको, इसको ऐसा कह सकते हैं कि हर मजहब के मानने वालों में, मानने वाले मैम देखिए हर कम्युनिटी में, हम कम्युनिटी में कह सकते हैं कि दे आर वेरी, उसकी वहाँ पे इनजस्टिस हो रही है, अनइक्वलिटी हो रही है। आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, आप देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप में, क्या वहाँ पे वायलेशन नहीं हो रहा है? जेंडर बाइस नहीं होते हैं वहाँ पे, इन चीज़ों पे डिबेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है इस वजह से कि सचर कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो मुसलमानों को सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है, उसमें विमेन भी एक कहीं से कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो शी इज़ माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी। इसमें वो क्योंकि उसके साथ वैसे भी, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो अपने मजहब, वो इस्लामिक स्टडी भी नहीं पूरी तरह पढ़ पाती है, नहीं होता है, तो वो अपने जो शरिया के राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। उससे अनअवेयरनेस है कि अगर उसको दूसरा कहता है, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाती है कि मेरे साथ ये वायलेंस है, तो वो घुमा फिरा के मजहब को थोप देते हैं कि यहाँ पे औरत की, मजहब डिस्क्रिमिनेट करता है। इसकी वजह है कि बिकॉज ऑफ ये इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता सकती हूँ कि इस्लाम से बढ़कर कुरान में जितने आज़ादियाँ विमेंस की है उतना कहीं नहीं। आप देखिए आजकल विमेंस इंटरनेशनल डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग तो आज से 100 साल, 150 साल तक अभी भी वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस्लाम में आप देख ले 1400 पहले की बात है, जबकि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि वाइफ थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो एक कामयाब एक बिजनेस वुमन थी जो इंटरनेशनल ट्रेड उस ज़माने में कर रही थी। तो अब अगर उनको वो हक है, वो कर रहे थे, वही रोल मॉडल हमारे मुस्लिम ख़वातीन के लिए है। आज क्यों नहीं हो पा रहा है? या आज़ादी से पहले आप देख लीजिए जो बेगम भोपाल थे, जो इतने सारे सल्तनत के बहुत सारे ऐसे आप देख लीजिए, वो भी उनमें ज्यादातर समाजी और पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड थे, एजुकेशन था। उसके बाद देख लीजिए वो इतना, मैंने रिपोर्ट जो दी उसमें 1947 से पहले जो इंडियन विमेंस की एजुकेशन का जो ग्राफ था वो नॉर्मल एवरेज, उतना यहाँ पे एजुकेशन ग्राफ इतना हाई नहीं था। उसके बाद जो भी हालात हुए उसमें वो ज्यादा विक्टिमाइज। सब क्या लगता है आपको कि भाई अगर 1400-1500 साल पहले इतनी आज़ादी थी, और ठीक है वो कुछ बंदिशें भी रही होंगी, एक जो है चूंकि लक्ष्मण रेखा जो है वो सब जगह है, वो मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी है, वो किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए है या मर्दों के लिए नहीं है, सबके लिए है। रिस्ट्रिक्शन तो होंगे ही, मतलब तभी तो जो है वो आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक कि दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो रही हो। लेकिन क्यों ऐसी जो है वो एक इमेज बन गई है इस्लाम के मानने वालों की कि ये जो है ख़वातीन के ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं, उनको जो है इंसाफ नहीं देते, उनके हुकूक की पामाली करते हैं? ये इमेज वाकई बन गई है, और क्या ये कहीं ना कहीं चैलेंज है कम्युनिटी के सामने, और ख़ास तौर से जो आलिम है, उलेमा है, जो मजहबी रहनुमा है, उनके सामने चैलेंज है कि कैसे इस इमेज को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए? एक ऐसी कोई इमेज नहीं है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, चूँकि मगरबी कल्चर से, मगरबी तहजीब से कंटिन्यू हमारा टकराव है हमारे कल्चर का, और उसके नतीजे में अगर हम देखते हैं तो वहाँ की ख़वातीन जिस तरीके से अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं और खुल करके सड़कों पर रहती हैं, तो वो लोग ऐसी ही तवक्को करते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन सब कुछ करना, तो ऐसी ही आज़ादी वो मुस्लिम ख़वातीन से भी तवक्को करते हैं। हालांकि इस्लाम में औरतों को तमाम हुकूक दिए गए हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में वो अपना नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के साथ, कुछ शर्तों के साथ, और कर रही है हर सभी ममालिक में। हिंदुस्तानी तनाजुर में देखें तो हिंदुस्तान में तो पूरा मुस्लिम कौम ही बैकवर्ड है, और उसमें जो है ख़वातीन है वो जाहिर है कि और ज़्यादा बैकवर्डनेस की शिकार हो गई हैं। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन जैसे जैसे आ रहा है अवेयरनेस आ रही है, और कहीं भी उनके साथ जो है पर्सनल
पर्सनल लॉ की जानिब से या किसी की जानिब से कोई ज्यादती नहीं हो रही है। अगर आप देखें, जो लोग ये मुतालबा करते हैं कि इस्लाम में या हिंदुस्तान में पर्सनल लॉ की वजह से ख़वातीन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो ज़रा ये देखें, वो सर्वे उठा करके देखें कि साल भर में मुस्लिम ख़वातीन के दरमियान मुसलमानों में तलाक की रेशियो क्या है और गैर मुस्लिमों में तलाक की रेशियो क्या है। ये सर्वे उठा करके देख लें। उसके बाद दहेज के नाम पर क्या-क्या जुल्म और ज्यादती होती है, ये भी सही बात है। और वो लोग, मुझे हैरत है कि वो लोग जो है पर्सनल लॉ पे सवाल उठाते हैं जिनके पास अपना तो कोई पर्सनल लॉ है ही नहीं, जिनके पास तो ये डायरेक्टली वो गवर्नमेंट ना विरासत है उनके यहाँ, पहले वो तो मैरिज एक्ट बना है, उसके बाद जो है कुछ हुकूक मिले हैं ख़वातीन को हिंदुओं में, वरना उससे पहले के अगर देख लें, मैरिज एक्ट से पहले तो उनके यहाँ तो कोई औरतों को कोई हक ही नहीं है। तलाक के बाद या शौहर के मरने के बाद उसका क्या हश्र होता था वो आप सभी हम सभी जानते हैं। उन लोगों को जो इस तरह की डिमांड करते हैं उनको ये भी देखने की जरूरत है कि जो बच्चों का कत्ल किया जाता है, पैदा होने से पहले बच्चियों का जो कत्ल किया जाता है, वो कहाँ ज्यादा हो रहा है, कौन से, और आज तक इसमें मजहब को जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वो सोसाइटी या कुछ वो माइंडसेट है उनको जिम्मेदार जो है ठहराया जा सकता है। आज तक इसका कोई फार्मूला नहीं पेश किया जा सका किसी तबके ने भी, जो भी मुतालबा कर रहे हैं, शरीफ कम से कम इसका तो साहब ये फार्मूला पेश करें। बात, हाँ, ये जैसे आपने भी कहा, ये बात सही है कि जो हुकूमत है और जो हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो या जो दूसरे लॉ मिनिस्टर हो, उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया कॉमन सिविल कोड को लेकर के। हमने देखा पिछले 17-18 महीने में कहीं कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन कुछ बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, अभी जो मैंने कहा कि दिल्ली के एक लीडर हैं बीजेपी के जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, PIL दाखिल की थी, तो यानी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा इस मसले को लेकर के कोई मतलब हड़बड़ी में नहीं है, कोई जल्दबाजी में नहीं है, ना कहीं उसका कोई जो है मौक़िफ़ नज़र आ रहा है, कोई उसने अपनी तरफ से कोई बयान जारी किया है। तो फिर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो या तो उनको हो सकता है कि पार्टी की आला कमान की तरफ से कुछ ऐसा इशारा हो कि आप वक्त वक्त पर अलग अलग जो है वो इश्यूज़ को छेड़ते रहिए, कभी कॉमन सिविल कोड लेते आइए, कभी जिहाद, लव जिहाद का मसला लेते आइए, कभी जो दूसरे मसले हैं उनको लेते आइए। तो आपको लगता है कि ये सियासी पहलू ज़्यादा है, हुकूमत जो है इस मसले को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो, जो मैंने कहा कि जल्दबाजी में नहीं है ना हड़बड़ी में है। हुकूमत इस मामले में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई कदम उठाएगी भी नहीं, अब वो खामोशी रहेगी। उनकी खामोशी ही इस बात का जवाब है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। बस हाँ, कुछ इस किस्म के लोग हैं जिनको ये कहा जा सकता है, जो ज़ाती तौर पे या किसी और के इशारे पे हो, चाहे नागपुर का इशारा हो या कहीं और का हो, उनके इशारे पे वो काम कर रहे हैं कि लोगों में किसी तरीके से एक अफरा तफरी मची रहे, इस मुल्क में अमन चैन कतई न रहे। मुस्लिम तबके को लेकिन हुकूमत तो चाहेगी ना कि अमन रहे, चैन रहे, तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत एक तरफ तो चाहती भी है, एक तरफ बिल्कुल नहीं चाहती। कैसे नहीं चाहेगी भाई? जब उसी तरीके से अब विनय कटियार साहब हमारे दोस्त भी है, इसमें दो राय नहीं है। अब आज उन्होंने एक नया शोशा उड़ा दिया, अब आप सोच लीजिए। नहीं, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना भाई, ठीक है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरीके से हमारे यहाँ ये बिल्कुल इन्होंने एक सोचा छोड़ दिया कि नहीं साहब सिविल कोड कायम किया जाए, जबकि कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि हुक्मरान बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जो संजीदा लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहे भी तो नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मुल्क, इतनी तहजीब, इतने मज़ाहिब के लोग, कैसे मुमकिन है उसको एक प्लेटफॉर्म पर या एक सिविल कोड के तहत लाना? क्या लगता है आपको गिरीश जोयल जी, चूंकि अलग अलग इसके पहलू निकाले जा सकते हैं और ख़वातीन की बात ही जो है हमने देखा टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जब भी बहस होती है तो मुस्लिम ख़वातीन को टारगेट करते हैं कि भाई इनको इनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, और कोई दूसरी तरह की बात नहीं करता। अपने समाज में क्या बुराइयां इसकी कोई बात नहीं करता, दूसरे समाज में कौन सी बुराइयां उनको जो है आईना दिखाने चले जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या, जैसे उन्होंने इशारा किया कि भाई कहीं नागपुर की तरफ से जो है वो प्रेशर तो नहीं रहता कि हुकूमत की तरफ से कि आप जो है कॉमन सिविल कोड का इशू लेकर के आइए, और कहीं बैकडोर से तैयारी शुरू तो नहीं कर दी हुकूमत ने? हालांकि हुकूमत का जो है अपना हिस्सा है ना उसकी तरफ से बोलने के लिए यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता क्या है, क्या वाकई हुकूमत जो है इस मसले के ऊपर आपको लगता है कि वो उलझन में है कि करे तो क्या करे? नहीं, ऐसा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड या पर्सनल कानून जो है वो कहीं पर भी किसी का ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ उनसे गुजारिश ज़रूर ये की जाएगी कि भाई अगर कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है या देर से इंसाफ मिल रहा है तो उसमें वो तेज़ी लाएं, इसके लिए तो गुजारिश की जा सकती है। और समाज को कहा जाएगा कि भाई वो जो है इनको और अधिक इंसाफ से जोड़ करके, कई बार क्या होता है देर हो जाए तो भी नाइंसाफी मानी जाती है, तो इस तरह की गुजारिश तो हर कोई करता है। जो है वो अलग अलग अदालतों में मुल्क की, कुल मिलाकर के क्या है कि सबको पता है, और ये सब चीजें जो है इंसाफ ये सबको होना चाहिए। और कहीं भी संघ आरएसएस जो है इस तरह के विचार नहीं करता, क्योंकि उसका तो एक ही काम में व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ से निकल करके और देश और समाज की तरक्की के बारे में सोचने वाला बने, खुदगर्जी से निकल करके और समाज के काम आने वाला बने, परोपकारी बने, इस तरह की स्थिति उसकी बनाई जाती है उसके वहाँ। तो कोई इस तरह का विचार नहीं होता। कुल मिलाकर के क्या है
कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के बीच में परायापन बना रहे, क्योंकि ये तो ये RSS एक बहुत बड़ी तंजीम है, परायापन जो है कौन बनाना चाहता है? बहुत बड़ी तंजीम है, और वही एक ऐसा संगठन है जो कि सबको नजदीक लाने का काम कर सकता है। तो उससे दूरी कैसे बनी रहे बाकी मजहब के लोगों की, ये ऐसा प्रयास देश के दुश्मनों के द्वारा पहले भी होते रहे और आगे भी होते रहेंगे, और इसके बारे में हम कोई ज्यादा चर्चा नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। ठीक है, हमारे मिसाइल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। आज बात हो रही है कॉमन सिविल कोड को लागू करने की, जो डिमांड उठती रहती है, आखिर क्या मंशा है, क्या सोच है और क्या इसके पीछे के जो है मसले मसाइल हैं, इस पर बात कर रहे हैं। एक और ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड की। अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों की जानिब से मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की डिमांड होती रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग पहुंचे थे जहां पर PIL दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उस PIL को, ये कहते हुए कि हुकूमत या फिर पार्लियामेंट ही इस मसले पर कोई फैसला करे। और उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमरोहा में एक बड़ा जलसा किया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग मजहबों के लोग, अलग अलग मजहबी रहनुमा भी शामिल हुए, और कहा गया कि अगर किसी मजहब की जो रसूमात हैं या जो काम करने के उनके तौर तरीके हैं, नमाज पढ़ने के, निकाह के, तमाम तरह की जो रस्म रिवाज होती है, अगर उसको कहीं ना कहीं उनके ऊपर बंदिशें लगाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ फिर जो है वो मुहिम चलाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर के इस मसले के ऊपर लगातार बात होती रही है, लगातार सियासत होती रही है, और लगातार कुछ लोग इसके डिमांड करते हैं और कुछ मुखालफत करते हैं, कुछ सपोर्ट में होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इससे नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, इस पर भी बात कर रहे हैं। और कहीं अगर हम मुल्क का जो ताना बाना है, जो आपसी भाईचारगी है, प्यार मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है, क्या कॉमन सिविल कोड की डिमांड उसके ऊपर भी कुछ नुकसान उसको भी पहुंचाती है, उसके ऊपर भी कोई ठेस पहुंचाती है, इस पर भी बात करेंगे। गिरीश जोयल जी, आपको नहीं लगता कि भाई अगर कॉमन सिविल कोड हो जाएगा, हम कहते हैं भाई ये कोई टेलीफोन नेटवर्क तो है नहीं, कोई मोबाइल तो है नहीं कि वन नेशन वन नंबर या रोमिंग फ्री कर दीजिए और जो है आप जहाँ जाइए, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कानून कैसे हो सकता है कि जब यहाँ पर बौद्ध हैं, यहाँ पर ईसाई हैं, सिख हैं, और हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ऐसे स्टेट हैं, ऐसे ऐसे सूबे हैं जिनके रस्म व रिवाज बिल्कुल अलग है। तो क्यों नहीं वो लोग पहले डिमांड करने से पहले ये नहीं सोच लेते कि भाई पहले तो आप हिंदू मजहब के लोगों को ही एक प्लेटफॉर्म पर लेते आइए, उसके बाद जो है वो कॉमन सिविल कोड जो है फिर उसका खाका बाद में तैयार कीजिए। चूंकि कोई भी एक्सेप्ट करने को इसको तैयार है नहीं। बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे अलग अलग जो है सूबे हैं जिनके रस्म व रिवाज बिल्कुल अलग हैं शादी करने के, ब्याह करने के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मामा भांजी के दरमियान भी शादी हो सकती है। तो फिर कैसे ये कॉमन सिविल कोड काम करेगा? मैंने पहले ही ध्यान में कराया जी कि अभी ऐसी कोई योजना किसी ने इस तरह का कोई खाका तैयार नहीं किया, सिर्फ चर्चा चलती है अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से। कहीं पर कोई बात ध्यान में आती तो उसके बाद ये चर्चा कुछ ज्यादा हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या है कि जब कभी भी ऐसा कुछ करना होगा तो सभी भारतीय सब प्रकार के लोग बैठेंगे साथ में, और जो सबको उपयुक्त लगेगा वो करेंगे। फिर ऐसा यानी मतलब जो सिर्फ चर्चा होती है, ये शविष्ठा गफ्फार जी आप बताइए, क्योंकि देखिए आप जो है वो NGO से भी जुड़ी हुई हैं, अपने खुद के भी जो है बहुत सारे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जहाँ पर ख्वातीन के जो है वो लिए काम किया जाता है उनकी तरक्की के लिए। ये जो इस तरह की बात इन्होंने कही है कि भाई सिर्फ चर्चा होती है और अभी बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है, और सब तरह के लोगों के द्वारा चर्चा होती है, एक ही जगह नहीं होती, ठीक है, सब जगह चर्चा होती है। क्या लगता है कि क्या अलग अलग वक्त पर अलग अलग जो है इश्यूज को, जज्बाती इश्यूज को लेकर के सामने लेकर के आते हैं लोग, ताकि जो पब्लिक है उसको उलझाए रखा जाए, जो अलग इश्यूज हैं, जो असल इश्यूज हैं, उनसे अवाम को डाइवर्ट कर दें और थोड़ा अलग रखें। क्योंकि हम एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, बाबा रामदेव की अगर हम बात करें तो बहुत जज्बाती बातें उन्होंने की हैं, करी है, अच्छी बात है, कीजिए, और काला धन लाने की बात की है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बिजनेसमैन बन गए हैं। और अभी जो है उनके जो नूडल्स कहा जाए तो लेकर के आए हैं, उसमें भी कुछ जो जरूरी परमिशन वो भी नहीं ली गई। तो मेरा मतलब ये है कि पहले आप जज्बाती इश्यूज उठा करके आप बड़े आदमी बन जाइए, या फिर जो है वो मशहूर हो जाइए, उसके बाद अपने काम शुरू कर दीजिए, अपने अपने बिजनेस में लग जाइए, अपनी सियासत में लग जाइए। देखिए, अगर इस बात को उठा रहे हैं ये लोग कि ये अगर हम बता रहे हैं कि अनअवेयरनेस है समाज में, विमेंस में, कि उनको वायलेशन हो रहा है, वो उस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त कर रही है, इसके बरअक्स क्यों नहीं उन स्कूलों में जो कि SPQM की एक स्कीम आई थी जहाँ पे ये मैंडेटरी था कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामी एजुकेशन पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज था अगर वो दोनों तालीमी हाथ में लेके उनको दुनियाई दीनी तो अलग है ही नहीं, ये एक ही चीज़ है, मदरसा कोई अलग
चीज़ नहीं है, वो स्कूल है, वो अरबिक वर्ड है। तो इससे ज़्यादातर वो लोग क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों पे कि अगर अभी तक 3,700 करोड़ रुपया माइनॉरिटी में ग्रांट है, उसमें भी विमेंस के लिए 1% का भी नहीं उनका शेयर है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। उस चीज़ के लिए मुद्दा क्यों नहीं लाते हैं कि अगर रिपोर्टें काफ़ी सारी आई है कि उनको हम वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स को वो एक्सरसाइज करें, चाहे वो मजहबी हो या चाहे वो आईनी हो हिंदुस्तान की, तो उस पर वो करे। तो उसके लिए मैडम ऐसा नहीं है, स्कीमें तो माइनॉरिटी अफेयर्स की बहुत नहीं सारी है, वुमेन women's के लिए एम्पावरमेंट के लिए, नहीं वुमेन है। एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्कीमें हैं और लास्ट ईयर जो है इसके लिए मुहिम चलाई है। और ये जो आप ये जो सियासत में उनको आगे बढ़ाने की बात है, कुछ अलग से स्कीम उसकी भी है ना, खवातीन के हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस फॉर वीमेन की है। आप आरटीआई डाल के मुझे बताइए, देखिए, अगर अभी तक देखिए, कोई अभी activist हमारा सामने 2 नहीं दिन आए लेने के लिए, ये अभी अलग 2 issue दिन है। पहले हमारी विमेंस की पर्सनल लॉ बोर्ड की ही एक हमारी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी जामिया मिलिया में, एक वर्कशॉप चल रहा था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर्स थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि इकोनॉमिकली जो विमेन है, तो कोई भी देखिए, अगर बढ़ने की बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली, अगर वो एम्पावर नहीं है, जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग इस टाइप की स्कीमें हैं, बिल्कुल ठीक है। उन तक वो नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए तो जो एक्टिविस्ट है ना, उनको काम करना पड़ेगा, चाहे वो क्राफ्ट की स्कीम है, सिलाई चाहे वो कढ़ाई मर्द की या स्कीम है, औरत है, उनको एक्टिविस्ट को आगे आना पड़ेगा। ये है कि हमारे पास एक हमारी जो पूरा- एनजीओज हैं वो एक्टिव नहीं है, या जो वुमेन जो मुस्लिम वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो नहीं काम कर रही देखिए, हैं। ये डिफरेंट इशू है, ठीक है, उस पे बात करेंगे। अलग issue है। मेरा एक इशू, मेरा जो सवाल है कि ये है इस इशू के ऊपर जो हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि अगर वो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि भाई जो है वो कानून बन भी जाता है, नामुमकिन है लेकिन 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो आपको लगता है कि जो भाईचारगी है हिंदुस्तान की, जो यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, जो आपस का तालमेल है हिंदू मुसलमानों का, सिखों का, बौद्धों का, ईसाइयों का, वो जो है वो खतरे में पड़ जाएगा या उसको कहीं ठेस पहुंच रही है? देखिए, तालमेल को तो कोई खतरा नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये है कि इस पर अमल करना नामुमकिन सा होगा। और वैसे ही ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई खाका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इशू उठता कहाँ से, उस पर भी जरा सा गौर करने की जरूरत है। आमतौर से ये इशू जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट के या किसी न किसी जज के ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये इशू जो है बहुत ज्यादा जोर पकड़ता है। होता क्या है कि हमारी मुस्लिम खवातीन के कुछ इशूज जो है कोर्ट में जाते हैं और वहां पर जो है कुछ अच्छे अंदाज में जो है जो पर्सनल लॉ है उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं जो हमारे वकील होते हैं कि पर्सनल लॉ क्या है। और वहां पर जैसे कोई खवातीन जो है अपनी मजबूरी, ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम खातून है और इसके ऊपर बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, तलाक के बाद शाहबानो का जो मुस्तकबिल केस क्या था होगा, वो सबके सामने है, और कैसे उससे इमेज बनी मुसलमानों की या इस्लाम मजहब के मानने वालों की, तो वो कहीं ना कहीं फिक्र की बात थी। वो जो ऑब्जर्वेशन देते हैं तो वहां पर कभी ना कभी जब पर्सनल लॉ का सही ढंग से डिफाइन नहीं हो पाता तो वो इरिटेट हो करके कि खवातीन का फ्यूचर क्या होगा, और इस तरीके का वो ऑब्जर्वेशन कर बैठते हैं, उसके बाद ये इशू उठ जाता है। आपको बताना चाह रही हूँ, कश्मीर में 95% मुस्लिम विमेंस है। उस कमीशन की जो हेड थी वो मेरी एक फ्रेंड थी, उनको ये मिलेगा। एक इशू उठाया है कि ये जो इस तरह की बातें आती हैं, कॉमन सिविल कोड कहाँ से आया, क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त से जो है अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे बीजेपी ने, बड़े लीडर्स ने, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। कभी कभार इक्का दुक्का जो है कोई लीडर बोल देते हैं। आपको लगता है कि जो रिपोर्टिंग है, मीडिया रिपोर्टिंग, चाहे वो अखबार के जरिए हो, मैगजीन्स के जरिए हो, टेलीविजन के जरिए हो, वो भी बड़ी जिम्मेदार है ऐसे इश्यूज़ को उछालने के लिए, और फिर एक इमेज बन जाती है मुस्लिम तबके की कि ये जो है ये थोड़ा सा बैकवर्ड हैं और पिछड़े हुए हैं, बहुत अलग सोच के लोग हैं, ख़वातीन के साथ जो है इनका बहुत ज़्यादा इंसाफ का मामला नहीं रहता। आपको लगता है जो रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो तो 100% मीडिया को कहेंगे हम, क्योंकि मीडिया ही एकदम नुक्ते को बिल्कुल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा दखल कहीं ना कहीं से कोर्ट का भी एक हिस्सा आता है। कोर्ट में कहा मौलाना ने कि साहब, खातून इस तरीके से रो देती हैं कि साहब मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मजबूरन जज को उसके कुछ ना कुछ जजमेंट देना पड़ता है। तो वही हालात उसी को मीडिया डिफाइन कर देती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान आया था, वो कहते कि भाई बदलते वक्त में जो है आप पर्सनल लॉ को भी बदलिए, तो क्या ये मुमकिन है? जो रस्म रिवाज है हजारों साल पुरानी, और वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था किसी मंदिर का, जिसमें ये कहा गया था कि नहीं, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ जो है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों साल पुरानी रवायत है। तो ये जो इस तरह का जो है कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि डिफेंड वो सही तरीके से नहीं कर पाते, तो वो उलमाए किराम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। बहरहाल तो एक रवायत होती है और यहाँ लॉ है, कानून है, इस्लामिक कानून है, इसमें चेंजिंग का तो सवाल पैदा नहीं होता। अगर इस्लामिक ट्रेडिशन हो तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये इस्लामिक कानून है।
शरिया लॉ है, उसमें शरिया लॉ है बाकायदा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। बहरहाल वक्त हो गया, मैं आ रहा हूँ। खुर्शीद साहब आप बता रहे जी, थे जी। ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत डार्क साइड देखते हैं मुस्लिम विमेंस का, लेकिन एक बहुत ही ब्राइट फेस भी है, ब्राइट भी जिसको है, सामने नहीं लाया जाता जिसको कई बार। मैंने बहुत महसूस किया इस चीज को कि हमें हमेशा जो बुरके को, तलाक को, इस चीज को मीडिया बहुत सामने लाती है, जो कि बहुत इंस्पायर कर सकती है दूसरे मजहबों के लोगों को कि मुस्लिम खवातीन को जो वो अपने पर्दे में करके इतने सारे अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, हॉस्पिटल चला रही हैं, बिजनेस चला रही हैं, उसको इंस्पायर करने के लिए कोई मीडिया उसको इस टाइप का पॉजिटिव वे में काम उठाना नहीं चाहिए, करते। पॉजिटिव वे में जो है उसको लेना हमेशा जो चाहिए। नेगेटिव चीज होती है, जैसे विमेंस का रेप का अगर कुछ भी हो तो उसको बहुत उछालते हैं, लेकिन अगर कामयाब कोई विमेन कोई काम कर रही हो, उसके कुछ काम के कुछ बहुत अच्छे इंस्पायरिंग थिंग्स है, उसको कभी मीडिया हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कुछ जो है अलग अलग टीवी चैनल्स हैं जो ख्वातीन की जो अच्छी बातें हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनको दिखा रही हैं। ईटीवी भी उसमें शामिल है। ईटीवी हिंदी चैनल्स के ऊपर जो है इस तरह के प्रोग्राम आते हैं जहां पर जो अचीवर वीमेन हैं उनके कुछ प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। बहरहाल अच्छी बात है, ये अलग अलग तरीके से चीजें दिखानी चाहिए। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कॉमन सिविल कोड की और लगातार डिमांड होती रही है कि मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज किया जाए। एक मुल्क है तो कानून भी एक होना चाहिए सबके लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है और क्या ये जो है वो प्रैक्टिकली इसको नाफिज किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हो रही हैं चूँकि अलग अलग मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा गुलदस्ता हिंदुस्तान को कहा जाता है जहाँ पर अलग अलग किस्म के फूल हैं और खुशबू भी अलग अलग उनकी हो सकती है, लेकिन गुलदस्ता ये महक रहा है। और ज़ाहिर तौर पर हर एक जो पौधा है या फिर हर एक मज़हब के जो मानने वाले हैं उनके रहन सहन के तौर तरीके अलग हैं, उनकी डिमांड्स अलग हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं लगता। लेकिन बात जो है वो निकली है तो वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बातचीत होना भी ज़रूरी है, उसके ऊपर तबादला ख्याल होना भी बहुत ज़रूरी है। शरीफ साहब, क्या लगता है आपको? रेफरेंडम की बात आती है कि इसके ऊपर जो है वो पब्लिक से राय मशवरा कर लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए, तो क्या ये मुमकिन है? आपको लगता है कि रेफरेंडम वगैरह ये तो एकदम 100% सियासी जुमला है। किस चीज का रेफरेंडम? ये तो सियासी जुमले का इस्तेमाल कर दिया ऐसे गया मसलों यहाँ पर जो पे। है नहीं हो सकता वो। मुमकिन ही नहीं है भाई। क्या होता है? कहाँ हमारा इस्लाम, कहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड और कहाँ इस मुल्क का निज़ाम और कहाँ हमारा कानून, वहाँ पे रेफरेंडम क्या भाई? कोई यहाँ कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी का, भाजपा का कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहा है कि साहब रेफरेंडम करा दिया आपने। मुमकिन ही नहीं है साहब ये सब चीजें। ये तो सियासी जुमले का इस्तेमाल कर दिया गया है। क्या साहब क्या कहेंगे? क्योंकि खाका किसी के पास तैयार नहीं है। खाका तो हम बिल्कुल, ये तो मोटे तौर पे बात है कि खाका कोई तैयार नहीं है, और खाका जब तक तैयार नहीं होगा जब तक अलग अलग मजहब के रहनुमाओं के, मजहबी रहनुमाओं के जो लीडर्स हैं, जो मजहब की जो बारीकियां जानते हैं, जो मजहब के पहलुओं को जानते हैं, जब तक उनके साथ हुकूमत के नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, कानून के जानकार नहीं बैठेंगे, तो शायद कोई खाका तैयार नहीं हो पाएगा। और अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ ऐसे लोग जो है या कुछ ऐसी मीटिंग हुई हो, इस मसले पर कोई संजीदगी से कोई बात हुई हो। मेरा कहना है कि जो भी इस्लामिक देश हैं जी, उनमें इन सब समस्याएं, सभी जगह की सब जगह समस्याएं हैं और उन्होंने क्या क्या हल वहाँ निकाले हैं, एक बार उन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। अब जैसे पर्दे का ही मामला है जी, तो मुझे किसी ने ध्यान में कराया कि मक्का मदीना में जो हमारे मुफ्ती होते हैं, काजी होते हैं, वो खुद पर्दा करते हैं अपना, जी, जबकि हम यहाँ दूसरे को पर्दा करने के लिए कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आदमी को इल्मवान बना करके, जानकारी दे करके चीज़ें कराई जा सकती हैं और वो पहले से अलग अलग जगह पर हो रही हैं। तो इसलिए जो भी काम करें, रास्ता ऐसा नहीं है कि रास्ते सब बंद हैं, रास्ते खुले हुए हैं और बहुत इशारे में हर बात को जो है कुरान में कहा गया। कोई बात ऐसी नहीं है जो कुरान में ना कही गई हो इशारे में। तो बस उसका खुलासा जो है सब आलिम बैठ करके ठीक ढंग से बनाएं और सबके हुकूक उन तक पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। तो मेरा तो इस विषय में यही मानना है कि अब जैसे यहाँ हिंदुस्तान में भी बात होने लगी, पहले बेटी को टोकते थे लोग कि भाई तू बाहर कहाँ रही रात को, अब बेटों को भी टोकना शुरू करा क्योंकि ये निज़ाम आया, इसने शुरू करवाया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बेटा और बेटी नहीं मिलेंगे तो कहीं गलत बलात्कार भी नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नई शुरू करने की आवश्यकताएं हैं, सभी वो को शुरू करने की जरूरत है। हर जगह पर ठीक है। इशारे में है। ठीक है, क्या कहेंगी मैम? चूंकि ये तो बातें हैं, बातें होती रहती हैं, बातों का क्या मतलब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संजीदा कोशिश जो है वो, या संजीदा बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, तबादला ख्याल जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन कुछ इस तरह की बातें भी आती हैं। आपको लगता है कि जो मज़हब जो है वो तो बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में हुकूमत अगर कहती है कि आप जो है योगा डे मना लीजिए, तो एक
कोई आलिम जो है खड़े होकर के बोल देते हैं कि नहीं नहीं आप योगा नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की बातें होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एकदम से बंदिशें लगा दी जाती हैं सबके लिए, उसमें मर्दों ख़वातीन सब शामिल हैं, तो फिर वो जो इमेज है वो कहीं ना कहीं वो कट्टरपंथ वाली बन जाती है कि भाई बहुत कट्टर होते हैं मुस्लिम, और इसलिए जो है वो फिर इस तरह की डिमांड होती है। फिर औरतों को खुद से कुछ जो भी उनके जैसे एक मर्द है वैसे औरत है, कुछ लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ज़रूर करके औरतों के लिए, लेकिन अगर पर्दे में शरिया के पूरे दायरे में रह के औरत जो कुछ करना चाह रही है, जो खेलकूद है या बाकी चीज़ें हैं, जो पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, उन चीज़ के लिए अगर वो शरीर के पाबंद के हिसाब से और अपने माँ बाप या अपने शौहर के कंसेंट से वो कर रही है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, उस पर उसको नहीं लग रहा है मुझे, और लग रहा है जो क्या कि एजुकेशन से ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ जहालत है वहाँ वो चीज़ें थोपी जा रही है, वो वायलेशन किया जा रहा है, या उसको वहाँ पे अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं। लेकिन जो चीज़ें शरिया के तौर, और देखिए कल्चरली अभी गोयल साहब बता रहे हैं कि अगर रात को कोई लड़की है उसको रिस्ट्रिक्शन है, लड़कों को है तो उनको मिक्सिंग करना, तो ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है जिसमें औरत को बहुत मॉडेस्ट रहना है। तो वो हमारा मजहब भी तो वही कह रहा है कि एक हमारे को अपने आप में एक कॉन्फिडेंस करना है, एक डिग्निटी कायम करनी है, उस डिग्निटी से हम औरत जात को दूसरे साइड से भी इज्जत करेंगे कि अगर वेस्टर्न कल्चर को अपना के, जो कि हमारे शरिया में भी मना है, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में भी मना है, तो उस चीज को कैसे जो इस मुल्क की हिंदुवादी तंजीमें हैं वो भी सख्ती से उसकी मुखालफत करती हैं, चाहे वो वैलेंटाइंस डे की बात हो, चाहे दूसरे मसले हो, बहुत सख्ती के साथ उसकी मुखालफत करती हैं। तो उसको हम डंडा लेकर के मुखालफत करती हैं, उसको हम वेलकम कर रहे हैं कि जो कि प्रोटेक्शन जैसे ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एक इज्जत को, तो उसके लिए हम औरतों को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हर हिंदुस्तान का अपना कल्चर है, मजहबों का अपना लॉ है, उसको फॉलो करना है। मुफ्ती एजाज साहब, एक आखिरी सवाल ये कि ठीक है इसके ऊपर जो है वो बहस व मुबाहिसे जो है वो जारी रहेंगे, अलग अलग तरीके से डिमांड्स होती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात यह है कि उसने कह दिया कि भाई ये काम हुकूमत का और पार्लियामेंट का, हम इसमें जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे। आपको लगता है कि जैसे अमरोहा में एक मीटिंग हुई है बड़ी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अचानक डर क्यों जाता है? उसको क्यों ऐसा लगता है कि जो उसकी जो एक तरीके से अगर कहा जाए वो सबका मालिक है, मतलब जो है पर्सनल लॉ का, या जो उसकी जिम्मेदारी है, या जो उसकी कहीं हुकूमत है अगर देखा जाए, तो उसको लगता है कि मेरी जो है वो बादशाहत खत्म हो जाएगी, या मेरी जो चलती है वो चलनी बंद हो जाएगी, मुझे लोग सुनना बंद कर देंगे मुस्लिम तबके में। डरने की बात नहीं है, अवेयरनेस की बात है ये। अच्छा। जहाँ पर भी कहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ आ जाने की बात आती है तो पहले ही सद्देबाब के लिए ये लोग जो है अहले फिक्र दानिश हैं, ये सब बेदार हो जाते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि कहीं भी कभी ऐसा अगर स्टेप लिया जाए तो फिर हमारा उस वक्त रवैया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अरबाब हल वक्त का क्या रोल होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सिविल कोड के बारे में ये लोग खुद जो है, जो लोग सिविल कोड का डिमांड करते हैं, वो अगर वो खुद PM बन जाए तो शायद वो भी उसको अमली जामा नहीं पहना सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है ऐसा। और यही वजह कि आज तक हमने ये देखा है कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं उसने कभी इस तरह की हिंदुत्व के मुताबिक सिविल कोड हो ऐसी बात नहीं करते। हम कहते हैं अगर लाना है सिविल कोड तो लाओ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, लाओ सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ अकॉर्डिंग टू इस्लाम लाओ। बिल्कुल, क्या ये मुमकिन नहीं है? लेके आना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? दूसरी आजकल एक बात ये भी ये लोग उठाने लगे हैं कि ये पर्सनल लॉ जो है सिर्फ पर्सनल लॉ में और ये ही क्यों उस पर अमल होता है, कंप्लीट शरिया या क्रिमिनल एक्ट के तहत जो दूसरी चीज़ें हैं वो चीज़ें क्यों नहीं आती, उस पर कंप्लीट क्यों नहीं अमल करते हैं? जाहिर है कि वो लोग वो चीज़ें IPC के तहत आती है, और जो चीज़ IPC के तहत आती है खुद मुस्लिम माहौल में भी अगर कहीं पर जो मुस्लिम फैमिली में अगर डोमेस्टिक एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत केस होता है, वहाँ पर किसी को एतराज़ होता है, वो अदालत का मामला है, वहाँ पर क्राइम है, जराइम है, तो जाहिर है उसमें किसी को कोई एतराज़ का हक नहीं है। सब लोग जो है उसको कहेंगे कि ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत लोग कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर्सनल लॉ उस पर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता या कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन जो वाकई पर्सनल लॉ है उस पर अगर कभी हर्फ आने की कहीं भी किसी भी तौर पर कोशिश की जाती है या उस पर इल्ज़ाम तराशी होती है तो जाहिर है कि वक्त से पहले इन लोगों को तो पूरी तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा। आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल पर्सनल लॉ का मसला है, कॉमन सिविल कोड की डिमांड लगातार होती रही है, लेकिन हुकूमत को फैसला करना है और अलग अलग मजहब के जो मजहबी रहनुमा है उन्हें मिल बैठ करके बात करनी है, उन्हें सोचना है कुरान क्या कहता है, गीता क्या कहती है, और जो दूसरे जो मजहबों के जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, और क्या इजाज़त है, क्या वाकई एक सब मिल बैठ करके कोई ऐसा कॉमन सिविल कोड बना सकते हैं जो सबके लिए सही हो, इस मुल्क के लिए भी अच्छा हो, अलग अलग कौमों के लिए भी अच्छा हो। बहरहाल इसके ऊपर तो हुकूमत को ही फैसला करना है। फिलहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।